दीदी, आप यहाँ अपनी माँ से मिलने आई हैं। उनसे मिलिए और अपने काम से मतलब रखिए। बेवजह मेरे काम में टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आखिर बर्दाश्त की भी हद होती है। जब देखो मुझे समझाती रहती हैं आप। मैं भी आपकी ही उम्र की हूँ। मुझ में भी आपके जितनी समझ है। मुझे मेरे काम में दखलंदाजी पसंद नहीं है। तान्या ने मुंह तोड़कर जवाब दिया। उसकी बात सुनकर मनीषा चुप रह गई। आखिर बोलती भी क्या। भाभी तो सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। उसने भाई मनन की तरफ देखा, इस उम्मीद में कि भाई तो कुछ कहेगा ही, लेकिन वो भी नज़रें झुकाए चुपचाप बैठा हुआ था। उसकी नज़रें तभी अपनी माँ जानकी जी से टकराईं। जानकी की कातर नज़रों से उसकी तरफ देख रही थी। आखिर बोल भी तो क्या बोले। रहना तो बेटे बहू के साथ ही था। मनीषा बेइज्जती का घूंट सा पी के रह गई। आखिर जानती थी कि अगर वो कुछ बोलेगी तो बाद में भाभी माँ का जीना दुश्वार कर देगी। आज इतने दिनों बाद मनीषा अपने मायके आई थी, पर मायके में इतना कुछ बदल चुका है कि ये सब उसकी सोच के बाहर था। जिस घर में कभी माँ पापा की चलती थी, आज वहाँ बहू तान्या का सिक्का बोल रहा था। आखिर भाई इतना चुप कैसे हो गया। वो तो माँ के खिलाफ कुछ सुन भी नहीं सकता था। उसका इस तरह से स्वागत होगा इसका अंदाज़ा उसे बिल्कुल भी नहीं था। मालूम है कि किसी इंसान के जाने के बाद बदलाव होता है, पर पापा के जाने के बाद ऐसा क्या हुआ जो घर का माहौल इतना बदल गया। पापा के सामने तो तान्या कभी कुछ कहती भी नहीं थी, पर अब इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। तान्या और मनन की शादी को 2 साल हुए थे। मनन की शादी के 3 महीने बाद ही मनीषा की शादी भी सूरज के साथ कर दी गई और वो विदा होकर अपने ससुराल चली गई। घर में सब कुछ सामान्य ही तो था। जब भी मनीषा ससुराल आती तो उसका स्वागत बड़े अच्छे तरीके से होता। माँ और भाभी उसकी मनपसंद चीज़ें बनाकर रखती थी। पापा शाम को आते समय उसके लिए आइसक्रीम ज़रूर लेकर आते थे। जानते थे कि मौसम कोई भी हो, मनीषा को आइसक्रीम बेहद पसंद है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ बेटी के लिए लेकर आए हों, साथ में बहू के लिए भी उसकी पसंद की चीज़ ज़रूर लेकर आते थे। लेकिन पिछले साल पापा की अचानक हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। उसके बाद मनीषा सिर्फ एक बार मायके आई थी। उसके बाद जब आई तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन इतने समय अब वह आ ही नहीं पाई क्योंकि प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस के कारण ससुराल वालों ने नहीं भेजा। अब अपने 2 महीने के बेटे के साथ यहाँ आई थी, पर यहाँ का तो पूरा माहौल ही बदल चुका था। कल से देख रही थी माँ चुप हो चुकी थी। अब ज़्यादा कुछ बोलती नहीं थी। साड़ियाँ भी कितनी घिस चुकी थी, उन्हीं को पहने जा रही थी। माँ कभी भी बिना प्रेस की साड़ियाँ नहीं पहनती थी। उसकी साड़ियाँ कितनी घिसी हुई ऐसा उसने कभी देखा ही नहीं। पर आज उन्हें इस तरह की साड़ी में देखकर वो बिल्कुल हैरान रह गई। जब उसे रहा नहीं गया तो ज़बरदस्ती माँ के लिए साड़ी निकालने के लिए उसने अलमारी खोली तो देखकर ही दंग रह गई। जो अलमारी माँ की साड़ियों से भरी होती थी, उस अलमारी में कुछ घिसी पिटी सी साड़ियाँ रखी हुई थी। ये देखकर मनीषा ने कहा, माँ आपकी सारी साड़ियाँ कहाँ गई। बेटा, तेरे पापा के जाने के बाद मन नहीं करता। वो साड़ियाँ मैं नहीं पहनती, इसलिए मैंने वो सारी साड़ियाँ लेन देन में निकाल दी। पर उनमें से तो कई सारी साड़ियाँ पहनी हुई थी। हाँ, मैंने फिर भी निकाल दी। उसके आगे मनीषा कुछ कह नहीं पाई। खैर, शाम को उसकी सहेली ने उसे खाने पर बुलाया था, जो पड़ोस में ही रहती थी, तो अपने बेटे के साथ उनके घर गई थी। माँ ने खूब कहा था। उसने माँ से कई बार पूछा, लेकिन वो घर पर ही रुक गई। लेकिन जब घर लौटकर आई तब माँ खाना खा रही थी। माँ की थाली में सिर्फ दाल रोटी देखकर वो हैरान रह गई। यहाँ तक कि उसे याद था कि शाम को जब वो गई थी तब भाई पनीर लेकर आया था। मतलब भाभी ने पनीर की सब्ज़ी बनाई थी। फिर माँ को सिर्फ दाल रोटी क्यों? उसने माँ से पूछा, माँ आप सिर्फ दाल रोटी खा रही हैं, पनीर क्यों नहीं लिया? आपको तो बहुत पसंद था ना। आजकल ये सब खाने का मन नहीं करता मेरा। सादा खाना खाने से सादे विचार रहते हैं। पर अब तो ये बातें मनीषा के गले ही नहीं उतर रही थी। कुछ ना कुछ तो गलत था, माँ बताना नहीं चाह रही थी। पर घर का माहौल जिस तरह से बदला था वो उम्मीद से परे था। लेकिन ये बात उसे जल्द ही समझ आ गई जब रात को भाभी अपनी बड़ी बहन से बात कर रही थी और उसकी बातें मनीषा ने सुन ली। अरे क्या बताऊं जीजी, ननद घर आई हुई है।
ये जल्दी से जाए तो मेरा पिंड छूटे। आज अपनी माँ से पूछ रही थी कि पनीर की सब्जी क्यों नहीं ली। अरे मैं दूंगी तो लेगी ना, भला विधवा औरत को भी ऐसे खाने की क्या जरूरत है। सुनकर मनीषा का दिमाग खराब हो गया। मतलब पापा के जाते ही माँ का अस्तित्व खत्म हो गया। जरूर साड़ियों के लिए भी भाभी ने ही कुछ ना कुछ सुनाया होगा, तभी माँ ऐसी घिसी पिटी साड़ियाँ पहनती है। उसे सोचा कि जाकर भाभी को जवाब दूं, पर वो चुप रह गई। भाभी अपनी मनमानी करती थी पर भाई कुछ बोलता नहीं। कितनी गलत बात थी ये। मनीषा ने रात को भाभी के बारे में माँ से बात की। माँ आप कुछ बोलती क्यों नहीं, दादी भी तो विधवा थी, लेकिन आपने तो कभी उनके साथ ऐसा नहीं किया। अगर कोई कहता तो आप उससे लड़ पड़ती थी, पर आज आपको क्या हो गया है, उल्टा आप गलत बर्दाश्त कर रही हैं। आखिर क्यों डरती हो आप। बेटा रहना तो मुझे अपने बेटे बहू के साथ ही है। अब बेवजह का झगड़ा मोल लूंगी तो वो लोग मुझे छोड़कर चले जाएंगे, फिर भला मैं अकेली कैसे रहूंगी। माँ ने लंबी आह भरते हुए कहा। पर माँ भाभी इतनी मनमानी कर रही है, भाई चुपचाप क्यों सह रहा है। भाई उसको जवाब क्यों नहीं देता। पहले शुरू शुरू में जवाब देता था, पर वो हर रोज लड़ पड़ती थी। जीना दुश्वार कर रखा था उसने, तो मैंने ही उससे चुप रहने के लिए कह दिया। कम से कम वो तो चैन से रहे, मैंने तो उम्र काट ली। अब बाकी बचे हुए दिन जैसे तैसे निकल जाएंगे। 1 मिनट माँ, आपकी उम्र अभी सिर्फ 55 साल है। वक्त का कोई पता नहीं। कम से कम स्वाभिमान के साथ तो जियो। आप कब तक ये बर्दाश्त करोगी। घर आपका, स्वाभिमान आपका, हम भी आपके, लेकिन हुक्म भाभी बजा रही है तो गलत है। तो छोड़ ये सब बातें, सो जा, नहीं तो फिर तेरा बेटा अगर उठ गया तो तुझे परेशान करेगा, कहकर माँ ने बात पलट दी। दूसरी तरफ माँ मुंह दूसरी तरफ करके सो गई। लेकिन दूसरे ही दिन सुबह नाश्ते के लिए भाभी ने कचौड़ी मंगा ली। सबको कचौड़ी परोस दी, लेकिन सिर्फ माँ को नहीं दी। ये देखकर मनीषा ने कहा, भाभी मेरा बच्चा तो अभी 2 महीने का है, मैं कचौड़ी कैसे खाऊंगी, लेकिन आप माँ को भी तो कचौड़ी दे दो। तभी भाभी ने तुनकते हुए कहा, माँ जी ये सब नहीं खाती। भाभी अब खिलाओगी तो माँ खाएंगी ना, आप परोसोगी ही नहीं तो खाएगी कैसे, कहकर मनीषा ने अपनी प्लेट माँ को दे दी। मैं अपने लिए दलिया या खिचड़ी बनाकर ले आती हूँ, कहकर मनीषा रसोई की तरफ जाने लगी तो तान्या बीच में ही बोली, आपको दलिया खिचड़ी खानी है तो शौक से खाइए, पर माँ जी कचौड़ी नहीं खा सकती। क्यों, कौन से शास्त्र में लिखा है कि विधवा औरत को सादा खाना ही खाना चाहिए। बस इतना कहना था कि तान्या ने मनीषा को उक्त सारी बातें सुना दी। अपने भाई और माँ को चुपचाप सुनते देखकर मनीषा की आंखों में आंसू आ गए, पर तान्या का पेट तो उससे नहीं भरा। अपने हाथों को नचाते हुए बोली, आपको आना है इस घर में तो शांतिपूर्वक आइए, बेवजह मेरे काम में दखलंदाजी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इतना ही शौक है अपनी माँ को खिलाने पिलाने ओढ़ाने पहनाने का तो अपने साथ ही ले जाइए, पर हमें बख्शो। यूं ही सब कहना और करना है तो आइंदा इस घर में आने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही मुझे सिखाने की ज़रूरत है कि मुझे अपनी सास को कैसे रखना है। तान्या की बात सुनकर मनीषा को गुस्सा आ गया। वो अपने बेटे को माँ की गोद से लेते हुए बोली, ठीक है भाभी, जा रही हूँ। पापा के साथ साथ इस घर के लोगों का स्वाभिमान भी खत्म हो चुका है। मुझे नहीं पता था कि पापा के साथ मेरा मायका खत्म हो गया। मनीषा कहाँ जा रही हो, अचानक जानकी जी ने कहा। ये सुनकर तान्या बोली, जाती है तो जाने दीजिए, मायके आकर कोई एहसान थोड़ी ना करती है ये, और आपको इसे रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जाइए अपने कमरे में। चुप कर बहू, बहुत ज़्यादा बोल रही हो तुम। तू होती कौन है मुझ पर हुक्म चलाने वाली। मैं चुपचाप बर्दाश्त करती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बोलना नहीं आता। मैं अपने घर में शांति रखने के लिए चुप रहती हूँ। खबरदार जो मेरी बेटी को कुछ भी कहा तो। अच्छा, आज तो बेटी को देखकर ज़ुबान खुल गई। सारी जिम्मेदारी हम निभाएं, यहाँ बेटी के लिए ज़ुबान खुल रही है। भूलिए मत आप हमारे साथ रहती हो। तान्या ने बड़ी बेशर्मी से कहा, नहीं भूली हूँ, मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ। पर बहू तू भूल गई है, ये मेरा घर है और मैं तुम्हारे साथ नहीं, तुम मेरे साथ रहते हो। चाहो तो मैं तुम्हें अभी घर से निकाल सकती हूँ। अच्छा, तो फिर किसके साथ रहोगी मुझे बताओ, कौन उठाएगा आपकी जिम्मेदारी।
मेरी जिम्मेदारी मैं खुद उठा सकती हूँ, मुझे तेरी ज़रूरत नहीं। अपने स्वाभिमान को मार कर मैंने बहुत जी लिया। तुझे जाना है तो तू शौक से जा सकती है। जानकी जी ने कहा तो तान्या मनन से बोली, आप खड़े खड़े क्या सुन रहे हैं? अपनी माँ को समझाते क्यों नहीं? अपनी बहू से पंगा लेना उन्हें भारी पड़ सकता है। मैं क्या समझाऊं अब? जब मैं तुम्हें नहीं समझा पाया तो अपनी माँ को क्या समझाऊं? वैसे भी माँ सही कह रही है, वो आज हमें इस घर से निकाल सकती है। उनके पास इसका पूरा हक है। कानूनन ये हमें अपने घर से निकाल सकती है और कल को प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम भी कर सकती है। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम्हें किराए के घर में रहना है या नहीं। मैंने तुम्हें दोनों ऑप्शन दे दिए, अब तुम देख लो कि पंगा लेना किसको भारी पड़ेगा। कहते हुए मनन ने भी हाथ खड़े कर दिए। इसके आगे तान्या कुछ कह नहीं पाई। आखिर मनन सही तो कह रहा था। प्रॉपर्टी हाथ से चली जाएगी तो बचेगा क्या? तो प्रॉपर्टी के लालच में ही सही उसने ठीक रहना ही उचित समझा।